हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 29 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 28 अप्रैल को। हर साल 28 अप्रैल को जितने भी हमारे जो श्रमिक हैं या फिर जो कामगार वर्ग है उनका एक दिवस मनाया जाता है, उनकी सेफ्टी और उनके हेल्थ को लेकर। तो जितने भी हमारे वर्क प्लेस हैं, जितने भी हमारे कार्यस्थल हैं, वहाँ पर करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सेहत को लेकर ये दिवस हर साल मनाया जाता है 28 अप्रैल को। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। तो याद रखिएगा, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो पूरा याद रख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इतना याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये पूरी की पूरी थीम लिखी गई थी, तो इसलिए मैंने पूरी लिख दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना याद रखेंगे तो एग्जाम में आप गैस कर सकते हैं, इतने से ही पूरा ऑप्शन जो भी दिया होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक जो श्रम संगठन है वो 2003 से जो है प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को ये दिवस मना रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संगठन है जो कि दुनिया भर में जितने भी श्रमिक हैं, अभी जितने भी कामगार लोग हैं उनके लिए ये दुनिया भर के मतलब उनके फेवर में नियम कानून बनाता है। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1919 में और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि अप्रैल 2020 में सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि तीसरा। अभी रिसेंटली सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मतलब ये बताया गया कि कौन सा देश जो है कितनी धनराशि खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे वो है अमेरिका। अमेरिका 732 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है। दूसरे स्थान पे इसमें चीन है जो कि 261 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तीसरे स्थान पे इसमें भारत है। भारत 71.1 बिलियन डॉलर की धनराशि खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे। रूस इसमें चौथे स्थान पे है 65.1 बिलियन डॉलर के साथ। इसी तरीके से पाँचवें स्थान पे इसमें सऊदी अरब है जो कि 61.9 बिलियन डॉलर की धनराशि खर्च करता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है सैन्य खर्च करने वाले देशों के टॉप 3 में शामिल हुए हों। और ऐसा पहली बार हो रहा है, याद रखिएगा, 2 एशियाई देश टॉप 3 में शामिल हैं अपनी मिलिट्री पे खर्च करने के लिहाज से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से याद रखना चाहिए। आप याद रख सकते हैं भारत तीसरे स्थान पे है। बाकी मैंने कितना धनराशि कौन सा देश खर्च करता है वो भी आपके लिए लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं याद रखना तो रख सकते हैं। यहाँ पर सिफरी की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सिफरी की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास का आयोजन रद्द कर दिया गया। यह युद्धाभ्यास 27 जुलाई से किस देश में आयोजित होने वाला था। तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित होता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और इस बार जो है ये 27 जुलाई से होने वाला था, 27 जुलाई है ये। ठीक है, 27 जुलाई से ये युद्धाभ्यास होने वाला था, 27 जुलाई से 14 अगस्त तक। लेकिन अब जो है इसको रद्द कर दिया गया है। अंतिम बार जो है 2018 में इसको आयोजित किया गया था। हर 2 साल बाद इसका आयोजन होता है। तो 2020 में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब 2020 में नहीं होगा, अब सीधे 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बहुत से देश इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कि मतलब अमेरिका, कनाडा, इस तरीके के देश भी शामिल हैं। ठीक है, तो पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये एक हवाई युद्धाभ्यास है, मतलब ये जो युद्धाभ्यास होता है ये एयरफोर्स के बीच में होता है। ठीक है, विभिन्न देशों के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अप्रैल 2020 में किस संस्था के पूर्व प्रमुख जेम्स एम बैक्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नासा। नासा के पूर्व प्रमुख थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। नाम था इनका, आप यहाँ पर से पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम था जेम्स एम वेगस। ठीक है, तो इनका 94 वर्ष की आयु में अभी रिसेंटली निधन हुआ है। 1981 से
1985 तक जो है ये नासा के शीर्ष पद पे तैनात थे, ठीक है, नासा प्रमुख के पद पे। नासा की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और सभी लोग जानते हैं कि नासा जो है दुनिया भर में मतलब जितने भी एक तरीके से कहते हैं अंतरिक्ष संस्थान हैं उसमें सबसे उन्नत जो संस्थान है उसमें ये शामिल है, ठीक है। अमेरिका का जो है ये अंतरिक्ष संस्थान है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की, कि अप्रैल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि मनीषा सिंह। अभी रिसेंटली मनीषा सिंह को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका की ओर से अगला दूत नियुक्त किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का दूत कौन है, तो मनीषा सिंह हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। 36 देश टोटल इसमें शामिल हैं और बेसिकली ये आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो इसी में मतलब अमेरिका की जो एक तरीके से कह सकते हैं नेतृत्व करेंगी वो होंगी मनीषा सिंह, ठीक है। इस संगठन में आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, यही है मनीषा सिंह। भारतीय अमेरिकी मूल की राजनयिक हैं ये अमेरिका में। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल 2020 में YSR शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की गई। YSR शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में की गई, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो बेसिकली इस योजना का लाभ जितनी भी यहाँ पर जो स्वयं सेविक संस्थाएँ हैं उनमें जो काम करने वाली फिर जो उनकी जो सदस्य हैं महिलाएँ सदस्य, वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। उनको मतलब लोन दिया जाएगा 20,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का जो लोन ले सकती हैं बिना किसी ब्याज के। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद से इस वक्त काम चल रहा है। हैदराबाद राजधानी है इसकी, ठीक है, और अमरावती शिफ्ट हो जाएगी जल्दी ही। राजभाषा यहाँ पर तेलुगु है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाँ, इससे पहले चलो मैप भी देख लेते हैं। मैप में अगर हम देखें तो जो आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा किस किस से लगती है। तेलंगाना के साथ लगी हुई है, उड़ीसा के साथ लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगती है, कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी राज्य का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से राज्य से सीमा नहीं लगती है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया गया। संपर्क बैठक ऐप अभी रिसेंटली हरियाणा में लॉन्च किया गया है। बेसिकली हरियाणा के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके उन छात्रों के लिए, मतलब प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए इसको लॉन्च किया गया। कक्षा 5 तक के जो छात्र हैं वो इस ऐप से जितने भी जो मतलब उनके जो कोर्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट को देख सकते हैं। तो इस ऐप के अंदर मतलब उनको कई सारे वीडियोज़ जो सिलेबस से रिलेटेड जो उनके एनिमेटेड वीडियोस और कंटेंट जो पढ़ने वाला चीज़ें हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें इस ऐप में मिल जाएंगी। संपर्क बैठक ऐप जो है इस ऐप का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि अप्रैल 2020 में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि 1.9%। अभी रिसेंटली रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी वो 1.9% रहेगी। इससे पहले ये अनुमान 3.6% का था, तो अब 3.6% से ये कम हो चुकी है। और इतनी कम हुई है कि इससे पहले 1991-1992 में इतनी कम मतलब हमारी जीडीपी वृद्धि दर रही थी। उस वक्त हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो थी 1.1%, ठीक है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि 1991 के बाद मतलब जो है अब यहाँ पर एक बार फिर से हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी वो सबसे कम रहेगी। एशियाई विकास बैंक ने अभी रिसेंटली अनुमान लगाया था कि 2020-21 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी वो 4% रहेगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये अनुमान लगाया था कि 1.9% रहेगी। तो सभी संस्थाएं अपने अपनी तरफ से अनुमान लगाती हैं जीडीपी वृद्धि दर का, और 2 संस्थाओं के नाम ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। एशियाई विकास बैंक ने जो लेटेस्ट है वो मैंने बताया, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, और बाकी ये आप देख ही रहे हैं जो हमने क्वेश्चन बनाया वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना जिसमें अनुमान लगाया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर जो है चेंज होते रहते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मतलब इनके आंसर।
तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि संस्थाएं जो है अपग्रेड करती रहती हैं जितना भी अनुमान उन्होंने लगाया है वो। ठीक है, अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के छात्रों द्वारा रुहदार नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया गया है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर के कुछ छात्रों ने मिलकर रुहदार नामक कम लागत वाला एक वेंटिलेटर विकसित किया है। बेसिकली लॉकडाउन के बाद जो है ये छात्र मतलब अपने घर गए हुए थे, तो इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में मतलब वेंटिलेटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना वेंटिलेटर बनाया जाए। ठीक है, तो इन लोगों ने मिल के मतलब जो है ये वेंटिलेटर बनाया है। तो यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जिस हिसाब से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, इन लोगों ने मतलब घर पे ही जो है ये वेंटिलेटर बना के तैयार किया है। करीब 10,000 रुपये जो है इसका मॉडल पूरा तैयार करने में लागत आई है। ठीक है, और इनका कहना है कि अगर हमको बड़े पैमाने पर इसको बनाने की अनुमति मिले तो ये इससे भी कम में बन के तैयार हो सकता है। ठीक है, रुहदार जो है इस वेंटिलेटर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अप्रैल 2020 में झूमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। झूमा खातून का संबंध किस खेल से है ये हमें बताना है। तो ये जो है दौड़ से संबंधित है। ठीक है, मध्यम दूरी की दौड़ ही दौड़ती हैं और अभी रिसेंटली इनका जो डोपिंग टेस्ट है उसमें ये फेल हो गई हैं। जून 2018 में गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैम्पियनशिप हुई थी उसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था और उस वक्त जो है इनका मतलब जो सैंपल है वो लिया गया था। तो भारत में जब टेस्ट हुआ था तो उसमें तो ये निगेटिव मिली थी, लेकिन उसको जब बाहर भेजा गया, मॉन्ट्रियल भेजा गया, तो उस वक्त अब जो है ये पॉजिटिव निकली हैं और जिसकी वजह से इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अप्रैल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के चलते कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के शीर्ष बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने। इन पर बेसिकली भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा हुआ है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनको मतलब मैच फिक्सिंग के लिए $2 लाख की धनराशि मतलब जो है किसी ने ऑफ़र की थी। तो इन्होंने इंटरव्यू में तो ये बात बता दी, लेकिन अपना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको ये बात नहीं बताई थी। तो जब इनसे सवाल जवाब किए गए तो ये उस वक्त जवाब नहीं दे पाए कि क्यों इन्होंने ऐसा किया था। और अब इन पे मतलब ये जो आरोप हैं ये सिद्ध हो चुके हैं। 3 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसी तरीके का ये क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे, ये है आपके सामने उमर अकमल जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और 3 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस महामारी के चलते प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है वो पहला विश्वविद्यालय बन गया है, पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की गई है। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों की मतलब प्लाज्मा थेरेपी कैसे हो रही है, मतलब जो लोग भी ये बेसिकली कोरोना वायरस महामारी के चलते इसको शुरू किया गया है। तो जिन लोगों को कोरोना वायरस महामारी थी, जिन लोगों को कोविड-19 था और वो ठीक हो गए हैं, तो उनके प्लाज्मा को जो है लेकर उस रोगी के शरीर में डाला जा रहा है जिसको इस वक्त मतलब मौजूदा टाइम में कोविड-19 से वो पीड़ित है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो ठीक हो गया उसके शरीर में कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ हैं, तो उसके शरीर से लेकर दूसरे के शरीर में वो डाला जा रहा है और इससे काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर सफलता मिल रही है, मरीज़ ठीक हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ पहला सरकारी हॉस्पिटल है इस तरीके की थेरेपी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है? सो अभी रिसेंटली एचडीएफसी ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एचडीएफसी लिमिटेड के अनुसार रिलायंस कैपिटल ने इन शेयरों को गिरवी रखकर उससे सामान्य व्यवसायिक कर्ज लिया था, कर्ज नहीं उतार पाया है, जिसकी वजह से अब रिलायंस कैपिटल के जो भी मतलब इसने जो गिरवी रखा था एक तरीके से कह सकते हो आप एचडीएफसी लिमिटेड के पास, तो एचडीएफसी लिमिटेड ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इसने 25.27 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया है। इन शेयरों का जो कुल मूल्य है वो 252 करोड़ रुपए है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। आप में से लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपको बताना था कि किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन 1 रखा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, चीन इसका सही आंसर था, तो डी वाला इसका सही था। और अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत को विदेशों से भेजे जाने वाले धन में साल 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए और साथ में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।